तो मैंने कान छेदवा लिया, ठीक है, मैंने इस कान में कुछ पहन लिया, तो क्या मेरे बच्चा जो होगा, जो मेरा न्यूबॉर्न बेबी होगा, क्या उसके भी कान में छेद होगा पहले से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसे जर्म सेल्स में कोई असर नहीं पड़ रहा ना, बात समझो। लेकिन इधर आ जाओ। हरे कृष्ण एवरीवन, रिसेंटली हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर को कंप्लीट किया है और आज के लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज हेरिडिटी, और इसका एक और अपन नाम ले सकते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। सो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या है, इसके ऊपर अपन अभी बात करेंगे, बट थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? रिप्रोडक्शन मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही सिमिलर एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है या एक न्यू प्रोजेनी को जन्म देता है, तो उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नाउ आपने अक्सर सुना होगा, जैसे हमारे घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है तो सारे के सारे लग जाते हैं, इसका नाक पापा को गया है, इसकी आंखें मम्मी को गई है ना, इसके बाल अरे चाचू को गए हैं। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, ठीक है, ये सारी चीजें कैसे होती है, इन्हीं के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो हेरिडिटी या फिर आप बोल सकते हो इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या है? देखो मैं बोल रहा हूं हेरिडिटी, हेरिडिटी और आई कैन से इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और आई कैन से प्रोजेनी मतलब न्यूबॉर्न, ठीक है। तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का मतलब है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? हेरिडिटी बोल देते हैं या इनहेरिटेंस बोल देते हैं। क्लियर है यहां तक? अब तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो एक न्यूबॉर्न बेबी में ट्रांसफर होते हैं? जैसे स्किन का कलर, ठीक है, बालों का टाइप क्या होगा, स्ट्रेट होंगे, कर्ली होंगे, ठीक है, आईज का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी में ट्रांसफर होते हैं और इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्लियर है? अब सवाल यहां पे खड़ा होता है कि इन कैरेक्टर को ट्रांसफर करवाने का काम किसका है? ये कैरेक्टर्स किसकी हेल्प से ट्रांसफर हो रहे हैं? ये कैरेक्टर्स किसकी हेल्प से ट्रांसफर हो रहे हैं? तो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम होता है जीन का। किसका काम होता है? जीन का। नाउ ये जीन क्या है? जीन को हम फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जीन को हम फैक्टर भी बोल सकते हैं, आगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे बहुत डिटेल में। तो जीन जो है वो एक फैक्टर की तरह काम करता है जो कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। अभी अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को अगर मैं ले लूं, डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को अगर मैं ले लूं, तो इस सेगमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं? जीन बोल देते हैं, ठीक है, इस सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं? जीन बोल देते हैं। जब ये जीन एक्सप्रेस होता है, जब ये जीन एक्सप्रेस होता है तो ये प्रोटीन फॉर्म करता है, ठीक है, तो ये प्रोटीन फॉर्म करता है और इसी से आगे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। नाउ अब बात समझो, हमने बोला कि डीएनए के एक छोटे से फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, ठीक है। जीन का काम है फैक्टर को या फिर एक कैरेक्टर को आगे ट्रांसफर कराना फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। अभी एक फैक्टर के दो टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से समझो। मैंने बोला कि एक फैक्टर के दो टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं, मतलब ये कि एक फैक्टर जो है वो दो टाइप के कैरेक्टर्स में डिवाइड होता है। एक फैक्टर ऐसा होता है जो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, और एक ऐसा होता है जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो हिडन रहता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि जो एक फैक्टर है उसमें दो टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं। एक कैरेक्टर वो होगा जो खुद को एक्सप्रेस करेगा और एक कैरेक्टर वो होगा जो खुद को हिडन रखेगा। जो खुद को एक्सप्रेस करेगा उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसको अपन बोलते हैं रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर। और इसी अल्टरनेट फॉर्म को
जीन के इसी अल्टरनेट फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, एलील बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, एलील्स बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमने बोला कि हेरिडिटी का मतलब है कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना। इनको ट्रांसफर करने का काम जीन का होता है। जीन को हम एज ए फैक्टर भी ट्रीट करते हैं। फैक्टर कैरेक्टर्स को, जिसमें दो टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्सप्रेस जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, एक होता है हिडन जो कि रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है, और यही कैरेक्टर्स आगे बेबी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब अपन थोड़ा सा यहां पे थ्योरी को रिव्यू करते हैं। व्हाई डज अ ह्यूमन बेबी लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो रिजेंबल क्लोजली और डिस्टेंटली द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट और इवन कजन्स और अंकल आंट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जैसे ही घर में एक न्यूबॉर्न बेबी आता है तो सारे के सारे लग जाते हैं कि यार इसका नाक पापा को गया है, इसकी आंखें मम्मी को गई, इसके बाल चाचू को गए हैं, है ना, इसका स्किन कलर दादू को गया है। तो वो जो सारी चीजें बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस हेरिडिटी, क्योंकि वहां पर पेरेंट से जनरेशन टू जनरेशन कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बेबीज में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, वाई इज अ किटन लाइक अ मिनिएचर कैट टू लुक एट। तो जब एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा होता है तो वो बिल्कुल बिल्ली के जैसा ही नजर आ रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर उसके जैसा होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। वाई डज इट सीडलिंग एक्वायर द सेम काइंड ऑफ लीव्स, स्टेम और फ्लावर्स एट द पेरेंट प्लांट। तो क्यों जब एक नया प्लांट आ रहा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल सिमिलर होता है अपने पेरेंट प्लांट के, ऐसा क्यों है। वाई डू फॉर दैट मैटर ऑल ऑर्गेनिजम्स रिजेंबल इन स्ट्रक्चर देयर पेरेंट। तो ऐसा क्या है कि जो न्यूबॉर्न है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा बॉडी स्ट्रक्चर में सेम टू सेम होता है। ठीक है, सो देखो अब यहां पे दो चीजें आती है, एक होता है हेरिडिटी और एक होता है वेरिएशन। ठीक है, दो बातें हैं यहां पे, एक है हेरिडिटी, एक तो है हेरिडिटी और एक है वेरिएशन। सो हेरिडिटी का क्या मतलब है, देखो दो टर्म है अपने पास, एक है हेरिडिटी और एक है वेरिएशन। ठीक है, इन दोनों का मतलब समझो। हेरिडिटी मतलब होता है डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब पेरेंट्स और बेबी में कितनी सिमिलरिटी है उसको अपन बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, और वेरिएशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि जो एक न्यूबॉर्न बेबी आया है उसकी शक्ल बिल्कुल पापा पे चली गई, पूरा फोटोकॉपी हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, है ना। कभी भी एक न्यूबॉर्न चाइल्ड अपने पापा के बिल्कुल हूबहू हम शक्ल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे कुछ वेरिएशंस भी क्रिएट होते हैं। इसकी बात हमने लास्ट लेक्चर में भी करी थी। ठीक है, सुनाओ द पासिंग डाउन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो जब सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। देन हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि जीन्स जो है वो हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंसेस इन जीन कॉम्बिनेशंस लीड टू वेरिएशन। तो जब जीन कंबाइन होता है तो वहां पर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं और इसीलिए वहां पे वेरिएशन आता है। और डिफरेंसेस इवन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, तो आप देखोगे कि एक सेम फैमिली होने के बावजूद, एक ही फैमिली के अगर सारे मेंबर हैं तो भी उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज टर्म्ड एज जेनेटिक्स। तो भाई जो अपन यहां पे स्टडी करने वाले हैं, जिस साइंस के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है, जेनेटिक्स नाम दिया है। ठीक है, जेनेटिक्स नाम दिया जाता है क्योंकि यहां पे जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। द पासिंग डाउन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इट टर्म एज हेरिडिटी। इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। तो हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। नाउ डिग्री ऑफ सिमिलरिटी कॉल्ड हेरिडिटी। तो मैंने अभी आपको बताया कि पेरेंट और चाइल्ड में कितनी सिमिलरिटी है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। और कितना डिफरेंस है, डिग्री ऑफ डिफरेंस, इसको अपन क्या बोल देते हैं, वेरिएशन बोल देते हैं। ठीक है, देन
मैकेनिज्म बाय विच हेरिडिटी एंड वेरिएशंस आर ट्रांसफर्ड इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, सो इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, अब आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा होगा, तो आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। देखो, इस डायग्राम में मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये क्या हो रहे हैं? एक ऑर्गेनिज्म से दो बन गए, फिर यहां पे इससे वापस दो बन गए, इससे वापस दो बन गए। तो मैं आपसे पूछूं, ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? तो आप बोलोगे सर यहां सिंगल पेरेंट है, यहां पे सिंगल पेरेंट है। तो जब सिंगल पेरेंट है तो यहां पे क्या होगा? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये कैसा है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्योंकि यहां पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो क्या वेरिएशंस होंगे ही नहीं? क्या वेरिएशंस होंगे ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक सिंगल पेरेंट भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो भी जो नए ऑफस्प्रिंग आने वाले हैं उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन तो क्रिएट हो ही जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक सिंगल पेरेंट है, तो क्या आगे वेरिएशन नहीं आएगा? आएगा, लेकिन वो जो वेरिएशन आएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में कम होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे एक मेल और एक फीमेल पेरेंट है, वहां पर तो वेरिएशन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, वहां पे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा थोड़ी ना कि डिफरेंस देखने को ही नहीं मिलेंगे, डिफरेंस तो देखने को मिलेंगे, बट यहां पे जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे दो ऑफस्प्रिंग बने, अब ये पूरा ब्लू है, लेकिन यहां पे इसका कुछ पार्ट क्या हो गया? रेड हो गया, और यहां पे इसका कुछ पार्ट कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। एंड देन यहां पे देखो इसके दोनों पार्ट ग्रीन है। ठीक है, सो यहां पे वेरिएशन क्रिएट हुआ, यहां से इसमें वेरिएशन क्रिएट हुआ, और यही वेरिएशन आगे क्या हो रहा है? आगे सप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहां पे देखो, यहां पे वेरिएशन अभी सिमिलरिटी है भाई, ये तो इससे तो सिमिलर ही है ना, इससे डिफरेंस है, इससे अलग है लेकिन इससे तो सिमिलर है। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो जब पेरेंट से चाइल्ड में सिमिलरिटी ट्रांसफर होती है तो उसको बोल देते हैं हेरिडिटी, और डिफरेंस ट्रांसफर तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो हमने अभी भी बोला कि वेरिएशन का मतलब है जो पेरेंट है और जो चाइल्ड है उनके बीच में कितने डिफरेंसेस है। अब ये जो वेरिएशन से दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है अपने पास सोमेटिक वेरिएशन, ठीक है, सोमेटिक वेरिएशन, और एक होता है गैमेटिक वेरिएशन। और इनके दो नाम और हैं जिनसे आपको ज्यादा अच्छे से रिलेशन कर पाओगे आप इनका। ठीक है, देखो एक होता है एक्वायर्ड और एक होता है इनहेरिटेड। ठीक है, तो गैमेटिक का दूसरा नाम है इनहेरिटेड, और सोमेटिक का दूसरा नाम है एक्वायर्ड वेरिएशन। अब और डिटेल में इससे बात करेंगे। देखो सोमेटिक वेरिएशन, तो सोमेटिक मतलब क्या है यहां पे? सोमेटिक वेरिएशन इज द वेरिएशन अकरिंग इन एनी ऑफ द सेल्स एक्सेप्ट सेक्स सेल्स। तो भाई सेक्स सेल्स को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल्स है बॉडी में, अगर उनमें कोई चेंज आता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सोमेटिक वेरिएशन बोलेंगे। अगर वहां कोई वेरिएशन आता है, सेक्स सेल्स कौन से होते हैं? स्पर्म और एग। तो अगर स्पर्म और एग को छोड़ के पूरी बॉडी की किसी भी सेल में अगर कोई वेरिएशन आता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सोमेटिक वेरिएशन बोलेंगे या फिर एक्वायर्ड वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, देन गैमेटिक वेरिएशन इज द वेरिएशन अकरिंग इन जर्म सेल्स। तो यहां पर देखो वेरिएशन कहां आ रहा है? इधर तो हमने बोला कि सेक्स सेल्स को छोड़ दो, मतलब जो जीन होता है, जो हमारा स्पर्म और एग होता है उनको छोड़ दो, उनके अलावा पूरी बॉडी में किसी भी सेल में अगर डिफरेंस आता है, अगर वेरिएशन आता है, उसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक वेरिएशन बोलेंगे या फिर एक्वायर्ड वेरिएशन बोलेंगे। लेकिन अगर जर्म सेल्स मतलब सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसमें एग और स्पर्म आता है, ठीक है, जिसमें एग और स्पर्म आता है, ठीक है, सो अगर इनमें वेरिएशन आ जाता है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड वेरिएशन बोलेंगे या फिर गैमेटिक वेरिएशन बोलेंगे। क्लियर है? नाउ नॉन इनहेरिटेबल का क्या मतलब है? नॉन इनहेरिटेबल का मतलब है कि जब सोमेटिक वेरिएशन होगा या फिर एक्वायर्ड वेरिएशन होगा तो वो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, वो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, नॉन इनहेरिटेड का मतलब है कि भाई मेरी बॉडी में कहीं पर भी कोई चेंज आया सेक्स सेल्स को छोड़ के, तो वो चेंज
मेरी जो न्यू जनरेशन आएगी उनमें ट्रांसफर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छे समझो, देखो मान लो मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या हूं, टीचर हूं, तो क्या मेरे बच्चे भी टीचर बनेंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं है। क्यों? वो मेरा एक्वायर्ड वेरिएशन है, ठीक है, ये मैंने एक्वायर किया है बाय नेचर, ठीक है, इससे मेरी जीन्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? यहां पर जीन्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो मैं बढ़िया जिम में जाके बॉडी बना लूं, ठीक है, तो क्या मेरे बच्चे बॉडी बिल्डर होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो मेरा एक्वायर्ड वेरिएशन है, वो मैंने एक्वायर किया है। लेकिन गैमेटिक वेरिएशन क्योंकि एग और स्पर्म में हो रहा है, तो वहां पे वो हेरिटेबल होगा। मतलब अगर आपकी सेक्स सेल्स में कोई चेंज आ जाता है तो वो आगे चाइल्ड में भी ट्रांसफर होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने याद करो लास्ट चैप्टर में बात करी थी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, ठीक है, जिसमें अपन ने बात करी थी HIV। अब मान लो कोई पेरेंट है, ठीक है, जिसको HIV एड्स हो रखा है, और अगर वो एक न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है, अगर वो एक बच्चा करते हैं, तो उस बेबी में भी एड्स जन्म से ही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या था? वायरस था, ठीक है। तो जब जार्म सेल्स में वेरिएशन क्रिएट होगा तो वो आगे भी ट्रांसफर होगा। आप समझ रहे हो? नाउ नॉट रिलेटेड टू द इवोल्यूशन। अब इसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब ये ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तो इवोल्यूशन में क्या ही हेल्प करेगा। लेकिन यहां पे ये रिलेटेड टू इवोल्यूशन होगा, क्योंकि पेरेंट से बच्चे में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जो गैमेटिक वेरिएशन है, जो इस एग और स्पर्म में अगर कोई वेरिएशन आया है तो वो रिलेटेड टू इवोल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो आगे ट्रांसफर हो रहा है, और जब कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर होते हैं तो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। देन एग्जांपल, बोरिंग ऑफ पिन्ना, मतलब कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स, ठीक है। तो मान लो मैंने कान छिदवा लिया, ठीक है, मैंने इस कान में कुछ पहन लिया, तो क्या मेरे बच्चा जो होगा, जो मेरा न्यूबॉर्न बेबी होगा, क्या उसके भी कान में छेद होगा पहले से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इससे जर्म सेल्स में कोई असर नहीं पड़ रहा ना, बात समझो। लेकिन इधर आ जाओ, ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, तो भाई ह्यूमन हाइट, अब एक बंदा है, ठीक है, जिसने खूब मेहनत करी, फिजिकल एक्टिविटी करी, उसकी हाइट बढ़ गई, तो अगर उसकी हाइट बढ़ी है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा उसके अंदर भी वो कैरेक्टर आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है, स्किन कलर, ठीक है। सो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आगे ट्रांसफर होंगे, इनको अपन बोलते हैं इनहेरिटेड वेरिएशन या फिर गैमेटिक वेरिएशन, या फिर दूसरा होता है एक्वायर्ड वेरिएशन, जो हम नेचर से एक्वायर करते हैं, जिससे हमारी जर्म सेल्स में कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। मान लो मैं अभी जाके फ्रेंच सीख लूं, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में सीख लूं, तो क्या मेरा जो बेबी होगा उसको भी फ्रेंच आएगी? नहीं आएगी ना भाई, क्योंकि वो मेरे सोमेटिक वेरिएशन है, ठीक है, वहां पर वो जीन्स में नहीं जाने वाली चीज। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट, वेरिएशन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में कौन कौन से वेरिएशन देखने को मिलता है? तो देखो, अगर आप किसी के ईयर को देखोगे, ठीक है, तो किसी के ये वाला पार्ट अलग होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन किसी के अलग होता है, ठीक है, और किसी के ये स्किन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहां पे देखो कि जो पिन्ना है वो कनेक्टेड है स्किन से, लेकिन यहां पे ये अलग हो रखा है, ठीक है। सो क्योंकि ये स्किन से अलग है और यहां पर ये इससे कनेक्टेड है, यहां पे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि डिफरेंस है, ठीक है। सो यहां पे पिन्ना क्या है? स्किन से कनेक्टेड है, और यहां पर पिन्ना क्या है? स्किन से अलग है। सो इस टाइप के हमको वेरिएशन ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, अब वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो, इसकी बात हमने चैप्टर नंबर 8 में भी करी थी कि जो वेरिएशन है वो सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। वेरिएशन क्या करते हैं? सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। कैसे? चलो उसके ऊपर थोड़ा सा रिवीजन वापस से कर लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग बेनिफिट्स यहां पे होते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज दैट it increases the chances of its survival। तो वेरिएशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि वो सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कुछ बियर है, बियर मतलब भालू, पीने वाली बियर मत समझ लेना, ठीक है। तो हमारे पास कुछ बियर्स है, मतलब भालू हैं।
ठीक है। अब इन भालू को, इन जो बियर्स है, इनको हमने क्या करा, दो अलग अलग टाइप के प्लेसेस पे भेज दिया। कुछ बियर्स को हमने पोल पे भेज दिया और कुछ बियर्स को हमने नॉर्मली ऐसे ही जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहां भेज दिया, ठीक है। जो बियर तुम पोलर पे छोड़ के आओगे, ठीक है, जिनको तुम पोल पे छोड़ के आओगे, उन बियर्स की बॉडी में वेरिएशंस क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि उनका एकदम से एक तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ठीक है। पोल्स पे एक तरीके से क्या होती है, ठंड ज्यादा होती है, तो उनकी बॉडी में अगर उनको अब स्टेबल रहना है, सस्टेन करना है, ठीक है, उनको अगर अपना सर्वाइवल करना है, तो भाई उनकी बॉडी में चेंजेस आने जरूरी है, ठीक है। तो वेरिएशन क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जब भी कोई चेंज आता है तो उससे हमारी बॉडी को सर्वाइवल में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए वेरिएशंस जरूरी होते हैं, ठीक है। सो वेरिएशन से क्या होता है, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन में एक स्टार्टिंग में एक डायग्राम है, उसको देख जरूर लेना। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक स्पेस है, ठीक है। अब बात समझो तो मैं बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ बीटल्स है, ठीक है, कुछ बीटल्स है जिनका कलर कैसा है, रेड है, ठीक है। यहाँ पे बीटल्स कैसी है, रेड कलर की, सारी रेड है। अब सारी रेड है तो क्या होता है कि इनको क्राउज, जो कौवे होते हैं ना, कौवे, वो इनको आके खा जाते हैं, क्योंकि ग्रीन लीफ पे रेड कलर की बीटल्स इजीली दिख जाती है। तो अगर ये रेड ही रहेगी तो एक दिन तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है, इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो नेचर क्या करता है, इनके अंदर एक वेरिएशन डाल देता है, ठीक है। तो धीरे धीरे कौवे क्या करते हैं, सारी बीटल्स को खा जाते हैं, ठीक है। अब मान लो 4 बीटल्स बची, सिर्फ 4 बीटल्स बची, ठीक है। कितनी बीटल्स बची भाई, 4 बीटल्स बची। तो जब ये 4 बीटल्स रिप्रोडक्शन करेगी तो इनकी बॉडी में एक वेरिएशन आ जाएगा, क्या, 4 बीटल्स तो रहेगी, ठीक है। अब जो 2 नई बीटल्स आई है, ठीक है, जो भी 2 3 4 नई बीटल्स आई है, उनकी बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उनका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब लीफ भी ग्रीन है, बीटल भी ग्रीन है, तो अब इनको जो कौवे हैं वो देख ही नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हो, लीफ भी ग्रीन है, बीटल भी ग्रीन है, तो जो कौवे हैं वो इनको देख नहीं पाएंगे, तो इनको खा भी नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से वेरिएशन क्या करता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है। नाउ रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स हैं जो आगे ट्रांसफर होते हैं। इनको आगे ट्रांसफर होने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, या ये कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। The rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and mother contributes practically equal amount of genetical material to the child। तो देखो हमने क्या बोला था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इनसे इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल आता है और फिर वो बेबी में ट्रांसफर होता है। मतलब बेबी के पास हर कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं। बेबी के पास हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स होते हैं। मान लो बेबी है, ठीक है। अब इसके हेयर की बात करूं मैं, तो इसका हेयर का कलर क्या होगा, तो मान लो यहां जो मदर थी उनके हेयर का कलर था ब्राउन, ठीक है, और जो फादर है उनके हेयर का कलर था ब्लैक। तो अब बेबी के पास हेयर का कलर क्या होगा, इसके लिए 2 चॉइसेस है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। अब इनमें से डोमिनेंट कौन सा होगा वो आगे एक्सप्रेस हो जाएगा। बात करेंगे ना डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो खुद को एक्सप्रेस कर लेता है। तो अगर ब्राउन डोमिनेंट होगा तो यहाँ पे ब्राउन कलर हो जाएगा, और अगर ब्लैक डोमिनेंट होगा तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी आता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इक्वल अमाउंट में ट्रांसफर होता है मदर और फादर से, ठीक है। यहां पे देखो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इधर भी टोटल 46 होते हैं। तो इधर से 23 आते हैं और इधर से 23 आते हैं, और फिर बेबी में भी टोटल 23 + 23 कितने हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो इस टाइप से मदर और फादर इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं बेबी के डेवलपमेंट में, बेबी के फॉर्मेशन में। This means that each trait can be influenced by both paternal और maternal DNA.
सो मदर का भी डीएनए काम आता है और फादर का भी डीएनए काम आता है, दोनों के डीएनए का इक्वल अमाउंट ऑफ मटेरियल आगे ट्रांसफर होता है। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वेरिएशंस। तो देखो ना यहां पे हेयर कलर के 2 वेरिएशन है, ठीक है, इन ईच चाइल्ड, हर बच्चे में। इसी टाइप से अभी जो न्यूबॉर्न बेबी होगा ये गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है। ये कैसे होता है इसके बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे देखा कि भाई कुछ रूल्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। मदर और फादर दोनों मिलके इक्वल अमाउंट में जेनेटिकल मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं और बेबी के पास हर कैरेक्टर के 2 वेरिएशन होते हैं। क्लियर है? सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपन अबाउट मेंडल और कुछ टर्म्स की जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।